Good morning, everyone. Wish you all a very happy new year as we are in 2021 and wish you all a very successful and healthy and happy new year. And you must remember that your life is very much centered around your studies. Studies are very much important part of your life, so it should never be ignored, है ना? We must give it priority in our life, and we were doing it. हम लोग कर रहे हैं ये सब कुछ, है ना? तो as you must be remembering that before your UT examination we have completed the revision of the first chapter of history, है ना? हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन हम कर चुके हैं. अब हम सेकेंड चैप्टर के तरफ जा रहे हैं, है ना? टुडे वी विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर, बट हियर you must remember that there are some changes in your syllabus, okay, and these changes are not new because these changes occurred in the previous year only. 2019-20 जो 2019-20 था, इसके पहले वाला सेशन, उसमें ही आपके सिलेबस में चेंजेस हो चुके थे. ठीक है, तो ये जो सिलेबस चेंज है इट शुड बी वेरी मच क्लियर, बिकॉज इसमें क्या हुआ है ना कि एक चैप्टर कम हो गया. जैसे अगर हम ओल्ड बुक को देखेंगे तो ओल्ड बुक में देयर आर 12 चैप्टर्स, ओके. 1 से लेकर के चैप्टर से स्टार्ट होता है, 1 2 करते करते ये 12 चैप्टर तक जाते हैं. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर्स हैं ओल्ड बुक में. ठीक है, और जब हम न्यू बुक देखते हैं तो न्यू बुक में क्या है, देयर आर ओनली 11 चैप्टर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, तो ओल्ड बुक में आपके 12 चैप्टर्स हैं और न्यू बुक में 11 चैप्टर्स. ठीक है, अब ये जो चैप्टर एक कम है, तो इसमें कैसे ये क्यों कम हो गया? ये इसलिए कम हो गया है क्योंकि जो हमारी पुरानी बुक है उसमें जो सेकंड चैप्टर है, पुरानी बुक की जो सेकंड चैप्टर है और जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है, ये सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों को मर्ज करके सेकंड चैप्टर बन गया है. ठीक है, अगर हम देखें तो जो ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल. ऑन द ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल. ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. ओके, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. ओके, तो ये जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है, ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी न्यू वाली बुक है उसमें ये दोनों चैप्टर जो है सेकंड और थर्ड, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, मर्ज मिला दिया गया है, मिला करके एक सिंगल चैप्टर बन गया फ्रॉम hunting, gathering to growing food. ठीक है,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है। और सेकेंड चैप्टर जो है ये हमारा बन गया है, जो कि पुराने बुक का, ये न्यू बुक है हमारा एंड दिस इज द ओल्ड बुक। ओल्ड बुक में आप देखेंगे ये सेकेंड चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर है। अब नए बुक में ये दोनों का नाम नहीं मिलेगा, बल्कि नए बुक में ये चैप्टर है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। I have sent the PDF of this chapter also in the WhatsApp group. So you must be aware, ठीक है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो फिर उसको समझना होगा। सेकेंड चैप्टर का यही नाम है, दिस इज द नेम ऑफ द सेकेंड चैप्टर इन द न्यू बुक। और जो भी आपके पेपर में, जहाँ भी एग्जाम्स में, इसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होंगे, ओके। तो और इसमें वही पार्ट्स हैं जो इन दोनों में है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इट्स नॉट कि इट इज गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे, कि आपका कुछ छूट जाएगा। इसमें वही चीजें ज्यादा करके दी हुई है, उसी को थोड़े थोड़े पार्ट्स को मिला करके एक नया चैप्टर बनाया गया है। कुछ बाहर की चीज इसमें नहीं है, इन्हीं दोनों में से लिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आज यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ओके। So we are now going to discuss about the earliest people. Earliest people, है ना। Earliest people जो है, we have started our discussion in the previous chapter with this only. प्रीवियस चैप्टर भी हमारा इन्हीं के साथ स्टार्ट हुआ था, अर्लीस्ट पीपल। तो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में हम पीछे की चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो लोग थे, पीपल हु यूज्ड टू लिव इन द अर्लीस्ट पीरियड, ठीक है। और ये अर्लीस्ट टाइम कौन सा था, विच टाइम वॉज इट? इट वॉज 2 million years ago, 2 million years ago। अब अगर हम देखें तो 1 मिलियन में क्या होता है, कितने ईयर्स होते हैं? देयर आर 10 lakhs in 1 million, है ना। तो 2 millions में कितने होंगे? 20 lakhs, 20 lakhs, 20 lakh years ago, ठीक है। So we are discussing about the people who used to live in the Indian subcontinent 20 lakh years ago or 2 million years ago. अब Indian subcontinent we have discussed about it. I told you that these are the very important terminology which will always come. जब भी आप ये अपना हिस्ट्री का ये बुक हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की इस बुक को जब भी हम रीड करेंगे, जब भी पढ़ेंगे, तो उसमें हमेशा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात आएगी। सो आई हैव मेड यू क्लियर इन दैट क्लास ओनली, है ना। सब कॉन्टिनेंट फिर से आई विल एक्सप्लेन अगेन कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, कि एक काफी बड़ा जो लैंड मास होता है, जो कि एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा होता है, बट इसके चारों तरफ, ऑलमोस्ट चारों तरफ कुछ ऐसे फिजिकल फीचर्स होते हैं जिससे कि वो सेक्लूडेड हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है, बाकी जो पार्ट हैं कॉन्टिनेंट के उससे वो अलग हो जाता है। जैसे इंडिया के नॉर्थ में हिमालयस है ना, और फिर पाकिस्तान है, इधर हिंदुकुश की माउंटेन रेंज है, फिर अगर नीचे में देखें तो हिंद महासागर है, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरह का जो फिजिकल फीचर्स है हमारे इंडिया के चारों तरफ, उसके कारण क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है जिसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान है, देन नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारी कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हम हिस्टोरियंस को जो एविडेंस मिला है लोगों के बारे में, वो 20 लाख ईयर्स अगो जो पीपल यहाँ पर रहते थे उनके बारे में जानकारी मिली है। और ये जो 20 लाख ईयर्स अगो द पीपल हु यूज्ड टू लिव इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे वर नोन एज हंटर गैदरर्स,
हंटर गैदरर्स। ठीक है, अब ये जो हंटर गैदरर नाम इनको हम दिए हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लास, है ना। प्रीवियस क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था। उसमें क्या था, जो चीजें थे वही उसी चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया कि हमने बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में चीजों को हमने देखा, कैसे कैसे इंसान का जो है ना वो डिफरेंट फेजेस आते हैं। तो पहला जो फेज है ह्यूमन लाइफ का वो यही है, हंटर और गैदरर का। जबकि ये किस बेसिस पे नाम रखा गया है, हंटर एंड गैदरर? ये उस बेसिस पे नाम लिखा गया है कि जिस ऑन द बेसिस, और वी कैन से बाय द वे थ्रू विच दे गॉट देयर फूड। क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं, आज से 20 लाख ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, 20 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 20 लाख साल पहले सर्वाइवल ही सबसे इंपॉर्टेंट था। कि उस समय ये नहीं होता था कि हमको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। जैसे आज के समय में हमको अपनी लाइफ से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। लाइफ में हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए, है ना। हमें काफी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए होता है। बट हम जिस समय की बात कर रहे हैं, 20 लाख ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, उस समय सर्वाइवल वॉज द ओनली थिंग, कि कैसे सर्वाइव किया जाए। क्योंकि किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, है ना। लोगों के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज था वो था सर्वाइवल। एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव व्हाट डू वी नीड? वी नीड फूड, है ना। तो खाना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज था उस समय। खाना और शेल्टर हम कह सकते हैं, दो चीजें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिनके बिना सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो उस समय जो 2 मिलियन ईयर अगो की बात हो रही है, एट दैट टाइम पीपल यूज्ड टू गेट देयर फूड फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग। वो हंटिंग करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करते थे, फिश की हंटिंग करते थे, बर्ड्स की हंटिंग करते थे। अदर देन दिस दे ऑल्सो गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, एग्स, ये सब कुछ वो गैदर करते थे। तो और इसी से उनका फूड की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होती थी और वो जिंदा रह पाते थे। दे वर एबल टू लिव, दे वर एबल टू सर्वाइव बाय दीज एक्टिविटीज ओनली। हंटिंग और गैदरिंग करके ही उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया। एंड दैट इज वाई वी कॉल देम हंटर गैदरर। ओके, अब हम दूसरी चीज एक देखेंगे, ये कि हंटर गैदरर्स जो होते थे ना, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती थी। स्टेबिलिटी कहने का क्या मतलब हुआ? स्टेबिलिटी कहने का मतलब ये होता है कि उनको लाइफ में बहुत वो था, उतार, एक जगह पे वो हर समय नहीं रह सकते थे। उनको हमेशा मूव करते रहना पड़ता था, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये सवाल उठता है कि व्हाट इज द नीड टू मूव? क्यों लोगों को मूव करना पड़ता था? So hunter gatherers used to move from one place to another place. There are some reasons behind it. If they kept on moving, they were not able to live at a particular place for a long time. There are some reasons behind it. The first reason we can say is that suppose they had stayed at one place for a long time. Okay, then what could have happened? That in that situation they would have eaten up all the available plant and animal resources, isn't it? Whatever plant and animal resources are available at a particular place, they will eat up everything, है ना। वो सब कुछ खा जाते। अब जब वो सब कुछ वहां पर जो कुछ भी अवेलेबल है उसको वो खा ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा? उनको अब तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना। बिकॉज अगर वहीं पर वो स्टे करेंगे, जैसे आज के समय में व्हाट वी डू, वी स्टे एट अ प्लेस परमानेंटली, है ना। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, हम ऐसा नहीं है कि आज के समय में हम बिल्कुल भी मूव नहीं करते। वी ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट हमारे जो मूवमेंट के रीजंस होते हैं, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। बट हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हम जो मूवमेंट करते हैं उसके जो रीजंस होते हैं दैट इज डिफरेंट। हमको ये दिक्कत नहीं होती है कि एक जगह पे अब हम रह गए, यहाँ के
जो भी प्लांट रिसोर्सेज थे, जो भी एनिमल रिसोर्सेज थे, उसको हम ख़त्म कर दिए हैं, हम खा चुके हैं, अब हमारे खाने के लिए यहाँ कुछ बचा ही नहीं, है ना। ये कंडीशन उस समय होती थी। तो जब खाने के लिए उनके नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा, दे विल हैव टू मूव टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। अब नए जगह पे जाएंगे, फिर से वहां पे बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज होंगे, है ना। देन एट दैट प्लेस ऑल्सो दे विल स्टार्ट ईटिंग। फिर क्या होगा, वहां के भी सारे रिसोर्सेज को वो धीरे धीरे खत्म कर लेंगे, खा लेंगे। अब फिर उनको वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इस तरह से people used to move from one place to another place because they have to search for food। हमेशा उनको फूड के लिए सर्च करना पड़ता था। एक जगह पे अगर वो रहेंगे तो फिर उनको खाना नहीं मिल पाता। That is the main reason. Besides there were another reasons also, like अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं दे ऑल्सो कीप ऑन मूविंग, है ना। एनिमल्स कई बारी होते हैं वो प्रे के सर्च में होते हैं। प्रे क्या होता है, PREY, प्रे। प्रे इज कि हम जैसे शिकार जिसको कहते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो छोटे एनिमल्स को हंट करते हैं। तो जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो छोटे एनिमल्स की हंटिंग करते हैं। तो दीज एनिमल्स आर ऑल्सो ऑलवेज ऑन मूव। ये नहीं होता है कि एक ही जगह पे रहते हैं। अगर छोटे एनिमल की हंटिंग कर रहा है बड़ा एनिमल, तो छोटा एनिमल भागेगा, बड़े एनिमल उसके पीछे जाएंगे। तो दे आर ऑलवेज ऑन मूव एंड देर आर मेनी एनिमल्स हु आर हर्बीवोरस। हम लोगों ने ये तुम लोग ने पढ़ा होगा ना ईवीएस में कि 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। कुछ हर्बीवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं। हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो ग्रास खाते हैं, और कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, और ओमनीवोरस जो ग्रास भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो जो हम जिनकी बात की अभी, जो हंटिंग करने वाले हैं, वो हंट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कार्निवोरस, दे आर ओमनीवोरस। अब जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो कि ग्रास खाने वाले, ग्रास ग्रेज करने वाले हैं, दे ऑल्सो कीप ऑन मूविंग। उनको भी मूवमेंट में रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर एक ही जगह पे इफ दे आर स्टेइंग एट द सेम प्लेस, तो क्या करेंगे, दे विल ईट अप ऑल द ग्रास। अब क्या होगा, वहां पे ग्रास खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, उनको नई जगह में जाना होगा इन सर्च ऑफ ग्रास। तो जब ह्यूमन लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ बस टोटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, है ना। एनिमल्स की हंटिंग करके हंटर्स और गैदरर्स जो थे, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम यही था उनका, हंटिंग करना, ताकि वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते थे। तो जब हम ह्यूमन जो है वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, एंड एनिमल्स चाहे वो हर्बीवोरस हो, चाहे वो ओमनीवोरस हो, चाहे वो कार्निवोरस हो, वो हमेशा उन एनिमल्स को मूव करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें भी खाने की जरूरत होती है ना। तो दोज एनिमल्स वर ऑल्सो केप्ट ऑन मूविंग, एंड उन एनिमल्स के पीछे जो इंसान थे उनको भी मूव करना पड़ता था, क्योंकि अगर एनिमल्स मूव कर रहे हैं तो उनके पीछे इंसान को भी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी एनिमल को तो वो हंट करेंगे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता था कि जो हंटर एंड गैदरर्स होते थे उनको मूवमेंट करते रहना पड़ता था, वो एक जगह पे स्टेबल होके नहीं रह सकती। बिसाइड्स देयर वर थर्ड रीजन ऑल्सो, people used to move from one place to another place because people were not only hunters, they were gatherers also. अभी जो सेकेंड रीजन हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द हंटर्स, है ना। हंटर्स जो है वो एनिमल्स को हंट करेंगे, एनिमल्स मूव करेंगे तो उनके पीछे हंटर्स को भी मूव करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो गैदरर्स होते थे वो क्या करते थे, वो प्लांट्स में जो भी खाने के प्लांट्स और ट्रीज में जो भी एडिबल चीजें होती थी, जैसे रूट है, लीफ है, फ्रूट है, उसको वो गैदर करते। अब क्या होता है कि सीजनल होते हैं ना, जो भी प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उसमें जो फ्रूट्स आते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलता है। जैसे अभी भी वी एक्सपीरियंस दिस, जैसे हमें अगर मैंगो खाना है तो उसके लिए हमें
समर मंथ्स का वेट करना पड़ता है, विंटर में मैंगो नहीं मिलता है ना। तो ग्रेप्स खाना है तो वो विंटर में ही मिलेगा, समर में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अब तो बहुत सारे ऐसे मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है एग्रीकल्चर में, जिससे कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि हमें साल भर मिल जाते हैं। लेकिन उस समय तो बिल्कुल सब कुछ एकदम सीजनल होता था, बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस तो था ही नहीं, सब कुछ नेचुरल था। जो फॉरेस्ट थे वो नेचुरली थे, उसमें किसी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था। तो जो इनमें जो प्लांट और ट्रीज में जो फ्रूट्स होते थे वो हर सीजन में होते थे, मतलब सीजनल होते थे। अब एक सीजन में आपने फ्रूट को खाया, अब दूसरा सीजन बदल गया, तो अब वहां पर उस फॉरेस्ट में हो सकता है कोई भी ऐसा ट्री नहीं हो जिसमें कि फ्रूट्स मिले। तो अब लोगों को क्या करना होगा, मूव करना होगा, एक नए फॉरेस्ट, एक नए प्लेस पे जाना होगा जहां पर कि ऐसे पेड़ हो जिसमें कि अभी के सीजन में फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो गैदरर्स होते थे उनको भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स का सर्च करना पड़ता था, ताकि हर सीजन में उनकी जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। तो वो इस तरह से मूव करते रहते थे। ठीक है, अब इसके अलावा एक और रीजन था, जैसे क्या होता है कि जो भी लिविंग थिंग है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, एवरीवन नीड्स वाटर, है ना। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। वाटर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हमको थोड़ी देर अगर पानी नहीं मिले तो कैसा होता है, अगर प्यास लगी हो और पानी नहीं मिले तो लगता है जैसे कि अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पानी हमारे लिए बहुत सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है ना कि उस समय भी लोगों के लिए वाटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। और उस समय तो अभी तो हम घरों में रहते हैं, हमारे टैप में वाटर आता है। उस समय तो इस तरह के कुछ भी नहीं थे। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, बस वही वाटर का सोर्स था। उसके अलावे और कोई भी वाटर का सोर्स नहीं होता था, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो वाटर जो था वो लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में मिलता था, है ना। तो इसमें क्या होते हैं ना, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे रिवर्स होते हैं और लेक्स होते हैं जो कि पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल का क्या मतलब होता है, PERENNIAL। तो ये क्या हम देख रहे हैं, बहुत सारे रिवर्स ऐसे होते हैं और लेक्स भी जो कि पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल का मतलब ये होता है ना कि ऐसे रिवर्स जिनमें पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर, उसमें वाटर होता है। जैसे गंगा है, गंगा में पूरी साल पानी होती है। ऐसा नहीं होता है कि गर्मी के दिन में पानी खत्म हो जाता है, पानी थोड़ा कम हो जाता है ना। बारिश के दिन में पानी बढ़ जाती है, गर्मी के दिन में पानी कम हो जाती है, बट खत्म नहीं होता है। वाटर उसमें थ्रू आउट द ईयर रहता है। ऐसे रिवर्स को ही हम क्या कहते हैं, पेरेनियल रिवर्स। इसी तरह से कुछ लेक्स होते हैं जो कि पेरेनियल होते हैं, मतलब कि पूरे साल उसमें वाटर रहता है। ठीक है, अब हर रिवर जो होता है वो पेरेनियल नहीं होता है। ठीक है, कुछ जो रिवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीजनल होते हैं। पेरेनियल का अगर उल्टा हम कहेंगे, ऑपोजिट वर्ड जो हम कह सकते हैं कि पेरेनियल का ऑपोजिट वर्ड होता है सीजनल। ठीक है, अब सीजनल का क्या मतलब हुआ, पेरेनियल हुआ थ्रू आउट द ईयर, और सीजनल का मतलब हो रहा है कि जब एक पर्टिकुलर सीजन में ही वाटर मिल रहा है। जैसे जब बारिश हुई तो उसमें पानी आ जाता है नदी में, लेक में, और बारिश के बाद फिर जाड़े में भी पानी रहता है। फिर जैसे गर्मी स्टार्ट होती है तो पानी सूखना शुरू होता है और धीरे धीरे पानी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे रिवर्स को हम सीजनल रिवर कहते हैं। तो जब पेरेनियल रिवर अगर कोई है तो फिर तो नहीं प्रॉब्लम है। अगर हम पेरेनियल रिवर के किनारे में हैं, जैसे जिस सिविलाइजेशन, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, तो उस समय वाटर का सोर्सेज तो यही होते थे, है ना, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम। तो अगर हम ऐसे रिवर के किनारे हैं जो कि पेरेनियल है तो फिर हमारी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी सीजनल रिवर के किनारे रह रहे हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि सीजनल रिवर में क्या होगा कि पानी खत्म हो जाएगा जब सीजन खत्म होगा। तो इस तरह के लोगों को क्या करना पड़ता है कि ड्राई सीजन में उनको मूव करना पड़ता है इन सर्च ऑफ वाटर, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है,
तो वाटर के सर्च में भी ऐसे लोगों को मूव करना पड़ता है ताकि वो वाटर उनको मिले और उनकी लाइफ जो है वो चलती रहे। ठीक है, तो ये जो रीजंस हैं, these are the reasons why hunter gatherers used to move from one place to another place. These are the reasons why hunter and gatherers were not able to live a stable life. एक stable life वो नहीं लीड कर पाते थे। ठीक है, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। ये जो लोग आज से 20 लाख साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे, हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है ना? हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? तो इनके बारे में जानने के लिए जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स हमारे हैं वो है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिगिंग करते हैं, एक्सकवेट करते हैं और उन चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकालते हैं जो कि हंटर गैदरर ने बनाया था और जो जिनको हंटर गैदरर यूज़ करते थे, और उन चीज़ों से ही हमें इन लोगों के बारे में पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका जो काम है उसके थ्रू हमें पता चलता है। और आर्कियोलॉजिस्ट को डिगिंग करके कौन से सामान मिले, कौन सी चीज़ें मिली, वो है स्टोन के टूल्स। ठीक है, स्टोन के जो टूल्स बनते थे, हंटर गैदरर्स बनाते थे। क्यों बनाते थे स्टोन के टूल्स? क्योंकि उनको टूल से ही तो वो हंटिंग करेंगे ना, हाँ, एनिमल्स को मारने के लिए। फिर जो फ्रूट्स और रूट्स ये सब वो गैदर कर रहे हैं, उनको कट करने के लिए उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स चाहिए होते थे, है ना? टूल्स के बिना तो वो नहीं कर पाएंगे काम, हाथ से तो सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये टूल्स वो स्टोन से बनाते थे, और मेन स्टोन से ही बनता था। उसके अलावा वुड से भी बनते थे स्टोन, बोन से भी बनते थे स्टोन। ठीक है, तो इस तरह के जो बहुत ही मजबूत टूल्स थे, ये स्टोन के बने हुए, बोन्स के बने, वो सब अभी तक सरवाइव किए हुए, और उन्हीं टूल्स के थ्रू हमको बहुत सारी बातें जो हैं वो इन अर्ली पीपल के बारे में पता चलती हैं। ठीक है, so how do we know about these people? We know about these people through the things they made and used. एंड जो चीज़ें वो बनाते थे और यूज़ करते थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। और ये टूल्स क्या किसके बने होते थे? मोस्टली स्टोन के बने होते थे। स्टोन के अलावे ये वुड के भी बनते थे और बोन्स के भी बनते थे। ठीक है, इन तीनों के, ये तीन मटेरियल यूज करके पीपल यूज टू मेक टूल्स। ओके, और इनका यूज क्या था? वही जो अभी आई जस्ट टोल्ड यू, इनका यूज यही था, यूज ऑफ टूल्स। मीट जो थी, प्लस जो कि एनिमल्स को उन्होंने हंट करके हंट किया, फिर उसको कट करना, है ना, बोन्स को कट करना। फिर ट्रीज से वो बार्क को स्क्रैप करते थे। बार्क जो ट्री का जो बार्क होता है, ट्री के जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बार्क कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ था। उसको क्लोथ की तरह यूज़ किया जाता था। तो बार्क को स्क्रैप करने के लिए, छील करके, है ना, जो ट्री का मोटा सा ट्रंक होता है उस पर जो आउटर कवरिंग होता है उसको वो स्क्रैप करते थे टूल से। ठीक है, और इसी तरह से जो एनिमल्स थे उनके स्किन को भी वो निकाला जाता था, तभी तो वो उसको खाते थे। तो स्किन को निकालने के लिए, बार्क को निकालने के लिए, मीट और बोन को कट करने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए उनको टूल्स की जरूरत होती थी। ठीक है, टूल्स का यही यूज होता था। ठीक है, सो टू कट मीट एंड बोन्स, scrape
the bark from the tree, scrape the bark from the tree and hides from animals. Then to chop fruits and roots, है ना, इन सब पर्पस से ही टूल्स की नीड होती थी. और टूल्स कैसे बनते थे? टूल्स जो थे उसमें कभी कभी हैंडल भी लगा दिया जाता था. जैसे जो मेन टूल है वो तो स्टोन का बना हुआ है या बोन का बना हुआ है, उसके साथ साथ में हैंडल भी लगा दिया जाता था. ठीक है, ताकि उसको पकड़ने में आसानी हो. स्पेयर्स बनते थे, एरोज बनते थे हंटिंग के लिए, क्योंकि एनिमल को हंट करना क्या, एनिमल को मारना. तो हंटिंग के लिए तरह तरह के टूल्स बनते थे, जैसे स्पेयर्स हैं, एरोज हैं, है ना. और इस तरह से जो टूल्स हैं वो उनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था. और इस तरह के बहुत सारे टूल्स जो हैं वो आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं, एक्सकवेशन में डिगिंग करके मिले हैं, और उनसे, इन्हीं टूल्स से हमें उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. वी विल continue our discussion in the next class.